हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम कुछ ऐसी डिसीज या बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होंगी। सिंपल भाषा में मैं अगर बात करूं तो हम ऐसी डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी किडनी से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को, और सबसे पहले हम बात करेंगे पहली डिसीज के बारे में जिसका नाम होगा यूरेमिया। यूरेमिया के बारे में जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। हम सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब कुछ देखा है कि हमारी किडनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट यूरिया को ब्लड से रिमूव करती है, और हम यूरिया को यानी कि नाइट्रोजीनस वेस्ट को अपनी यूरिन के साथ बॉडी के बाहर क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ब्लड में से यूरिया को रिमूव करना आपकी किडनी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लेकिन सोचिए कि अगर किसी डिसफंक्शनिंग की वजह से, किसी माल फंक्शनिंग की वजह से अगर आपकी किडनी ब्लड में से यूरिया को रिमूव ना कर सके तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर किडनी ब्लड में से यूरिया को रिमूव नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके ब्लड में यूरिया का अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा, यानी कि यूरिया आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो आपके ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन ही एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप कहते हैं यूरेमिया। तो सिंपली मैं डिफाइन कर सकता हूं, यूरेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन होने लगता है, यूरिया का लेवल, यूरिया का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है। अगर लंबे समय तक ये कंडीशन पेशेंट की बॉडी में ऐसे ही चलती रहेगी तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाएगी, और इस कंडीशन में पेशेंट का या पेशेंट की किडनी जो है वो फेल हो सकती है, यानी कि किडनी फेलियर की कंडीशन जो है वो कॉज हो सकती है। तो यूरेमिया को ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा। अगर किसी के ब्लड में यूरिया का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि उसको एकदम पर्सनल अटेंशन दिया जाए, तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए और डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाए। जनरली डॉक्टर यूरेमिक पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, यूरेमिया के मरीज को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूरेमिया के लिए जो ट्रीटमेंट है वो है हीमोडायलिसिस। और ये शब्द हम सभी ने अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा, क्योंकि हमारी पहचान में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा जो हीमोडायलिसिस पर चल रहा होगा, और वो पीरियोडिकली यानी कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार हीमोडायलिसिस कराने जाता होगा, क्योंकि वो एक सीवियर किडनी पेशेंट होगा। तो जनरली होगा क्या कि यूरेमिक पेशेंट को हम हीमोडायलिसिस करके क्या करने वाले हैं, हम उसके ब्लड में से यूरिया को रिमूव कर देंगे। हीमोडायलिसिस में एक आर्टिफिशियल एपरेटस होता है जिसकी हेल्प से हम पेशेंट के ब्लड में से यूरिया को रिमूव कर देते हैं, और देन आफ्टर उसके ब्लड को हम वापस उस पेशेंट की बॉडी में रिटर्न बैक कर देते हैं। तो क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में हीमोडायलिसिस के बारे में काफ़ी कुछ दिया गया है और हमें इसकी प्रोसीजर को समझना होगा, तो हम आगे अपने लेक्चर में बात करेंगे हीमोडायलिसिस की और बताएंगे कि आखिर किसी यूरेमिक पेशेंट में हम हीमोडायलिसिस कैसे करते हैं। तो कंसीडर कीजिए कि एक यूरेमिया का पेशेंट है। आपके स्क्रीन पर जो आपको एक लड़की दिख रही है वो एक यूरेमिक पेशेंट है, उसको यूरेमिया है, और आप चाहते हैं कि आप इसके ब्लड में से यूरिया को रिमूव करें ताकि हम इसको ट्रीट कर सकें और इसकी सर्वाइविलिटी को इंक्रीज कर सकें। तो हीमोडायलिसिस का जो पहला स्टेप होगा वो ये है कि आपको इस पेशेंट की बॉडी से कन्वीनियंट आर्टरी की हेल्प से, आपको एक कन्वीनियंट आर्टरी की हेल्प से इसके ब्लड को बाहर क्या करना होगा, ड्रेन करना होगा। तो मुझे इस लड़की का ब्लड निकालना होगा कन्वीनियंट आर्टरी से। कन्वीनियंट आर्टरी का मतलब यहां पर क्या होगा, एक ऐसी सुविधाजनक आर्टरी जिससे हम सफिशिएंट अमाउंट में एक प्रॉपर ब्लड फ्लो के साथ ब्लड को बॉडी के बाहर ड्रेन कर सकें। तो जैसे ही आप इस पेशेंट की बॉडी से ब्लड को ड्रेन करेंगे बाहर, तो आप इस ब्लड को एक ऐसी डिवाइस के अंदर ले जाएंगे। ये एक डिवाइस है जिसमें हम ब्लड को ले जाते हैं। ये डिवाइस क्या करेगी, इस ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ठंडा कर देगी, कूल्ड कर देगी, और हम इस डिवाइस में ही ब्लड में क्या ऐड कर देंगे, हेपेरिन। तो आपने यूरेमिया के पेशेंट से ब्लड को ड्रेन किया आउटसाइड फ्रॉम देयर कन्वीनियंट आर्टरी, और फिर आप एक ऐसी डिवाइस में ब्लड को ले जाते हैं जहां पर ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और उसमें आपने क्या ऐड कर दिया,
हैपेरिन। हैपेरिन एक एंटीकोएगुलेटिंग एजेंट है, यानी कि जब आप बॉडी के बाहर ब्लड को ले जाएंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, और क्लॉटिंग ना हो सके इसलिए आपने क्या ऐड कर दिया है, हैपेरिन, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग को क्या करेगा, ब्लड के कोएगुलेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो अब आप क्या करने वाले हैं, देखिए पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, पेशेंट की बॉडी से आपने ब्लड को ड्रेन किया फ्रॉम देयर आर्टरी, फिर आप ब्लड को एक ऐसी डिवाइस में ले गए जहां पर ब्लड को हमने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कूल्ड किया, ठंडा किया, और फिर आपने ब्लड में क्या ऐड कर दिया, हैपेरिन। अब ये डिवाइस ब्लड को पंप करेगी एक एपरेटस के अंदर, ध्यान से सुनिए। अब ये डिवाइस जो है वो ब्लड को पंप कर देगी एक आर्टिफिशियल एपरेटस के अंदर, जिसको आप डायलाइजिंग यूनिट कहते हैं। तो ब्लड को पंप कर दिया जाएगा एक आर्टिफिशियल एपरेटस के अंदर, जिसको हम डायलाइजिंग यूनिट कहते हैं, और इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जा सकता है। तो इसको मैं एक और नाम दे सकता हूं, दैट इज आर्टिफिशियल किडनी। तो इस डिवाइस ने क्या किया, ब्लड को पंप कर दिया एक डायलाइजिंग यूनिट के अंदर, एक आर्टिफिशियल किडनी के अंदर। अब क्या होने वाला है, देखिए डायलाइजिंग यूनिट के अंदर ब्लड रन करेगा एक स्पेसिफिक ट्यूब से। डायलाइजिंग यूनिट के अंदर ब्लड को रन करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक कॉइल्ड ट्यूब की व्यवस्था कर रखी है। ये जो कॉइल्ड ट्यूब आपको दिख रही है, ये कोई आम ट्यूब नहीं है, बल्कि इसको आप सेल्यूफैन ट्यूब कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये ट्यूब सेल्यूफैन मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। सेल्यूफैन मेम्ब्रेन की अपनी कुछ खासियत होती है। जो ये ट्यूब है वो एक्चुअली में किससे मिलकर बनी हुई है, एक मेम्ब्रेन से, जिसका नाम है सेल्यूफैन मेम्ब्रेन। और सेल्यूफैन मेम्ब्रेन क्या करती है, ये एक्चुअली में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखती है। सेल्यूफैन मेम्ब्रेन की पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप जान लीजिए कि ये ब्लड में या ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट जो मैक्रोमॉलिक्यूल हैं उनके लिए इम्परमिएबल है, यानी कि जो ब्लड प्लाज्मा में मैक्रोमॉलिक्यूल होंगे वो सेल्यूफैन मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं हो सकते। और सेल्यूफैन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी शो करती है नाइट्रोजिनस वेस्ट के लिए, यानी कि ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, और इसके अलावा और अदर जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकते हैं, यानी कि स्मॉल सॉल्यूट्स जो हैं उनके लिए ये मेम्ब्रेन क्या रखेगी, परमिएबिलिटी रखेगी। और साथ में ये आयंस और मिनरल्स के लिए भी परमिएबिलिटी शो करेगी। तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, जैसे ही ब्लड को डायलाइजिंग यूनिट में पंप किया जाएगा तो डायलाइजिंग यूनिट के अंदर ब्लड रन करेगा एक कॉइल्ड ट्यूब में, जिसको आप सेल्यूफैन ट्यूब कहते हैं, जो सेल्यूफैन मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। सेल्यूफैन मेम्ब्रेन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट मैक्रोमॉलिक्यूल के लिए इम्परमिएबल है, जबकि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, इसके अलावा मिनरल्स और आयंस जो ब्लड प्लाज्मा में हो सकते हैं उनके लिए ये क्या है, परमिएबल है। यानी कि स्मॉल सॉल्यूट के लिए ये क्या है, परमिएबल है, लार्ज मॉलिक्यूल के लिए ये क्या है, इम्परमिएबल है। अब हम सभी जानते हैं कि जब ब्लड इस सेल्यूफैन ट्यूब के अंदर से रन करेगा तो हम चाहेंगे कि ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया जो है वो तो रिमूव हो जाए, पर जो मिनरल्स हैं, जो आयंस हैं ब्लड में, वो रिमूव ना हो, क्योंकि वो तो पेशेंट की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं कि डायलाइजिंग यूनिट के अंदर एक फ्लूइड को फिल्ड कर देते हैं, एक फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसका टेम्परेचर क्या मेंटेन किया जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हमने क्या किया कि इस डायलाइजिंग यूनिट के अंदर एक फ्लूइड को भर दिया, जिसे आप डायलाइजिंग फ्लूइड कहेंगे, जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए ये apparatus पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ब्लड कहां पर रन करने वाला है, सेल्यूफैन ट्यूब के अंदर ब्लड रन करेगा। कुछ इस तरीके से देखिए, सेल्यूफैन ट्यूब के अंदर ब्लड इस तरीके से क्या करेगा, रन करेगा। और सेल्यूफैन ट्यूब के बाहर क्या भरा हुआ है, डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसका टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। डायलाइजिंग फ्लूइड की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि इस फ्लूइड में हम लोग आयनिक कंसंट्रेशन वही मेंटेन करते हैं जो आपके ब्लड प्लाज्मा का आयनिक कंसंट्रेशन है। जो आपके ब्लड का आयनिक कंसंट्रेशन है वही आयनिक कंसंट्रेशन हम किसका मेंटेन करेंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड का। तो देखिए आपके ब्लड में जो भी मिनरल्स और आयंस हैं और उनका जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन क्या है, बाहर एपरेटस के अंदर, पर सेल्यूफैन ट्यूब के बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड का। तो इससे हमें फायदा यह होगा कि जब ब्लड सेल्यूफैन ट्यूब में से होकर रन करेगा तो ब्लड में से मिनरल्स और आयन डिफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मिनरल्स और आयंस का जो कंसंट्रेशन ब्लड में है
सैल्यूफैन ट्यूब के अंदर वही कंसंट्रेशन बाहर है डायलाइजिंग फ्लूइड में, इसलिए यहां पर एक प्रकार से देखा जाए तो आइसोटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी आयंस और मिनरल्स के लिए, जिससे उनका डिफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन याद रखिए कि डायलाइजिंग फ्लूइड में कोई भी नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा, यानी डायलाइजिंग फ्लूइड में ना तो यूरिया है, ना यूरिक एसिड है और ना ही क्रिएटिनिन है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि ब्लड में यूरिया का अमाउंट ज्यादा है, नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट ज्यादा है और बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड में बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्लड में प्रेजेंट जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो क्या करेंगे, डिफ्यूज होकर सैल्यूफैन ट्यूब में से डिफ्यूज होकर कहां पर आ जाएंगे, आपके डायलाइजिंग फ्लूइड में, और इस तरीके से हम ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया को क्या कर देंगे, आसानी से रिमूव कर देंगे। तो जैसे जैसे ब्लड रन करता जाएगा एपरेटस के अंदर सैल्यूफैन ट्यूब में से होता हुआ, वैसे वैसे ब्लड में से यूरिया और अदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो डिफ्यूज होते जाएंगे डायलाइजिंग फ्लूइड में, और पेशेंट का जो ब्लड है वो प्यूरिफाइड होता जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्लड को एपरेटस से बाहर निकालेंगे और एक फिर से ऐसी डिवाइस के अंदर ले जाएंगे जहां पर हम इस ब्लड का टेम्परेचर, अभी ब्लड का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, अब हम इसको बाहर निकालकर फिर से एक ऐसी डिवाइस में ले जाएंगे जहां पर हम ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर सकें। और हम साथ ही ब्लड में क्या ऐड कर देते हैं, एंटी हैपेरिन। एंटी हैपेरिन क्या करेगा, आपने इनिशियली जो ब्लड में हैपेरिन को ऐड किया था उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि एंटी हैपेरिन के ऐड करने से ब्लड क्या करेगा, अपनी नॉर्मल कोएगुलेबिलिटी को रिटेन कर सकेगा, यानी कि जो हैपेरिन आपने एडिशनली ऐड किया था उसके इफेक्ट को ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और हम अब इस ब्लड को चाहे तो पेशेंट की बॉडी के अंदर रिटर्न बैक कर सकते हैं। तो ब्लड यहां से पेशेंट की बॉडी में, उसकी वैन में क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न बैक कर दिया है। तो आर्टरी से आपने ब्लड को निकाला था और वैन में आपने ब्लड को क्या कर दिया, रिटर्न बैक कर दिया। अब कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या हीमोडायलिसिस कराने कोई पेशेंट जब हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो क्या डॉक्टर उसका पूरा ब्लड पहले निकाल लेते हैं, 4-5 लीटर ब्लड पहले एक साथ निकाल लिया जाता है, फिर वो बोल देते हैं आप 2 घंटे बाद आओ मैं आपको डायलिसिस करके देता हूं। तो आप ये जान लीजिए ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। जब हीमोडायलिसिस चलेगा तो पेशेंट की बॉडी से ब्लड को निकाला जाएगा उसकी कन्वीनियंट आर्टरी से, एपरेटस के अंदर से ब्लड को रन किया जाएगा ताकि ब्लड में से यूरिया रिमूव हो सके, और सेम टाइम पर जो यूरिया फ्री ब्लड होगा यानी कि प्यूरिफाइड ब्लड होगा उसको पेशेंट की बॉडी में वेन के थ्रू रिटर्न बैक कर दिया जाएगा। तो ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटेड हो रहा है वैसे कुछ समय के लिए आपकी बॉडी में तो ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा ही, पर साथ ही ब्लड जो है वो अपना पाथवे जो है वो एक्सटेंडेड कर देगा और वो आर्टिफिशियल एपरेटस या डायलाइजिंग यूनिट के अंदर सर्कुलेटेड होता हुआ आपकी बॉडी में वापस रिटर्न बैक हो जाएगा ताकि आप ब्लड में से यूरिया को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। तो ये प्रोसेस मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। कंफ्यूजन हमें कहां पर होता है कि सैल्यूफैन मेम्ब्रेन जो है वो अगर आयन और मिनरल्स के लिए परमिएबल है तो फिर आयंस और मिनरल्स का डिफ्यूजन क्यों नहीं होगा डायलाइजिंग फ्लूइड में। तो उसका आंसर है कि डायलाइजिंग फ्लूइड में ऑलरेडी हम लोग आयंस और मिनरल्स का कंसंट्रेशन वही मेंटेन करके रखते हैं जो आपके ब्लड में होता है, ताकि ब्लड से आयंस और मिनरल्स डिफ्यूज होकर डायलाइजिंग फ्लूइड में ना आ सकें। नाइट्रोजनस वेस्ट का डिफ्यूजन क्यों हो जाता है, तो उसका आंसर है कि डायलाइजिंग फ्लूइड में ऑलरेडी यानी कि पहले से कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हम लोग ऐड नहीं करते हैं, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। इस वजह से ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से लो कंसंट्रेशन की डायरेक्शन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली डिफ्यूज हो जाता है। ये कहां पर, डायलाइजिंग फ्लूइड में, किसके थ्रू, सैल्यूफैन मेम्ब्रेन की हेल्प से, बिकॉज कि ये इसके लिए क्या है, परमिएबल है। तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में मिलियंस ऑफ ऐसे यूरेमिक पेशेंट हैं जिनको आज की डेट में हम हीमोडायलिसिस के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं और उनकी लाइफ स्पान को, उनकी सर्वाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे यूरेमिक पेशेंट को हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। अब कई बार बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है क्या हीमोडायलिसिस एक बार करा लिया तो हम फिर जिंदगी भर को फुर्सत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था आपकी किडनी में डिसफंक्शनिंग है तभी तो आपके ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है। अब आपकी किडनी में डिसफंक्शनिंग किस लेवल पर है, कितना % आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका हीमोडायलिसिस जो है
वो एक हफ्ते में कितने बार होगा। यानी कि पीरियोडिकली पेशेंट को अपना हीमोडायलिसिस कराना होता है। कई पेशेंट जिनमें किडनी जो है वो ज़्यादा डिसफंक्शनिंग स्टेट में है, किडनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तो ऐसे पेशेंट जो है वो एक हफ्ते में 2 बार 3 बार भी हीमोडायलिसिस करा सकते हैं। और अगर किडनी का जो कंडीशन है वो थोड़ी बहुत ठीक है, ज़्यादा डिसफंक्शनिंग स्टेट में किडनी नहीं है, तो हफ्ते में 1 या 2 बार भी हीमोडायलिसिस हो सकता है। ये डिपेंड करता है किडनी कंडीशन पर, जो डॉक्टर डिसाइड करता है, आप डिसाइड नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और आप जान लीजिए कि जब आपका हीमोडायलिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसको डिस्कार्डेड कर लेते हैं। ये किसी अदर काम का नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक पेशेंट का डायलाइजिंग फ्लूइड जो है आफ्टर हीमोडायलिसिस वो दूसरे पेशेंट में फिर से यूज किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इस फ्लूइड को क्या कर देंगे, डिस्कार्डेड कर देंगे, बाहर फेंक देंगे, ठीक है ना, इसका कोई यूज नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और डिसीज के बारे में जिसका नाम है एक्यूट रीनल फेलियर, जिसको आप एक्यूट किडनी फेलियर भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको पहली डिसीज जो पढ़ाई यूरेमिया, उसमें आपने क्या सीखा कि अगर किसी पेशेंट की बॉडी में किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए तो उसके ब्लड में ऐसा हो सकता है कि यूरिया का जो अमाउंट है वो एक्यूमुलेट हो, इंक्रीज हो। और फिर मैंने आपको बोला अगर कॉन्टिन्यूअसली यूरिया का अमाउंट ब्लड में इंक्रीज होता रहेगा तो पेशेंट की जो किडनी है वो फेल हो सकती है, किडनी फेलियर की कंडीशन बन सकती है। तो अगर किसी पेशेंट में आप देखेंगे कि किडनी फेलियर की कंडीशन बन रही है, यानी कि उसकी किडनी जो है वो 100% काम करना बंद कर दे, तो वहां पर अब पेशेंट को ट्रीट करना हीमोडायलिसिस से पॉसिबल नहीं है। यानी कि वहां पर फिर प्रॉब्लम ये होगी कि पेशेंट को एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा बार अपना हीमोडायलिसिस कराना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो अगर आपकी किडनी कंप्लीटली डिसफंक्शनिंग स्टेट में चली जाती है तो दैट इज कॉल्ड किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। और उस कंडीशन में आपको अगर पेशेंट को ट्रीट करना है तो जो अल्टीमेट तरीका है पेशेंट को क्योर करने का, ट्रीट करने का, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, थोड़ा बहुत पहले से आपने जाना होगा। एक्चुअली में अगर किसी पेशेंट की कोई किडनी, एक किडनी या दोनों किडनी, मैक्सिमम केसेस में कोई एक किडनी ही फेल होती है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों किडनी ही एक साथ फेल हो जाएं। अगर किसी पेशेंट में किडनी फेलियर की कंडीशन बनती है तो उसका अल्टीमेट क्योर होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, एक डोनर होता है, डोनर वो है जो अपनी किडनी को डोनेट करेगा, और दूसरा होता है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट वो है जो किडनी को एक्सेप्ट करेगा, अपने अंदर किडनी को इंप्लांट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डोनर से किडनी को ले लेते हैं और रेसिपिएंट की बॉडी में हम किडनी को क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांटेड कर देते हैं। इसी टेक्निक को कहा जाता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने आपको बताया। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में बेसिकली हम डोनर से फंक्शनल किडनी को रिसीव करते हैं और उसको इंप्लांटेड कर देते हैं रेसिपिएंट की बॉडी में। लेकिन ऐसा करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम डोनर और रेसिपिएंट के बीच जेनेटिक सिमिलरिटी को चेक करें, यानी कि डीएनए टेस्ट करें। अगर डोनर और रेसिपिएंट के बीच में जेनेटिक सिमिलरिटी नहीं है, उनका डीएनए मैच नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में रेसिपिएंट की बॉडी डोनर की किडनी को रिजेक्ट कर सकती है, इसे ग्राफ्ट रिजेक्शन कहा जाएगा। और ऐसी कंडीशन में फिर हम रेसिपिएंट की बॉडी में किडनी को इंप्लांट नहीं कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा आपने जानबूझकर कर दिया तो वो रेसिपिएंट की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होगा वो डोनर की किडनी को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा, जिससे कि किडनी जो आपने इंप्लांटेड की है वो डैमेज्ड हो जाएगी। तो जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि दो लोगों के बीच में, यानी कि डोनर और रेसिपिएंट के बीच में जेनेटिक सिमिलरिटी होना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर ये देखा गया है कि जेनेटिक सिमिलरिटी के चांसेस क्लोज रिलेशनशिप में या ब्लड रिलेशनशिप में ज्यादा होते हैं। आपने जब भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन का केस सुना होगा तो आपने फिल्मों में, किसी टीवी सीरियल में या रियल लाइफ में ये जरूर देखा होगा कि पापा को बेटे ने किडनी दी, बड़े भैया को छोटे भाई ने किडनी दी, या बहन को भाई ने किडनी दी। यानी कि ज्यादातर केसेस में जेनेटिक सिमिलरिटी के चांसेस केवल कहां बन सकते हैं, क्लोज रिलेशनशिप में, वहां पर जहां पर की ब्लड रिलेशनशिप हो। तो हम लोग जनरली किडनी ट्रांसप्लांटेशन का यूज करके एक्यूट रीनल फेलियर जैसे सीवियर केसेस को ट्रीट कर सकते हैं। और आज मॉडर्न टाइम में ऐसी बहुत सारी क्लिनिकल प्रोसीजर्स आ चुकी हैं
जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांटेशन जैसी एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक की सक्सेस रेट को इंक्रीज कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए कि हम डोनर और रेसिपिएंट के बीच में जेनेटिक सिमिलरिटी को चेक करते हैं, मान लीजिए उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप भी है, पर फिर भी यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो लोगों का डीएनए 100% मैच हो जाएगा। यह बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं है। आइडेंटिकल ट्विंस को अलग कर दें, अदरवाइज दो अगर सगे भाई हैं, दो भाई बहन हैं जिनके बीच में ब्लड रिलेशनशिप है, तो यह पॉसिबल नहीं है कि उनके बीच में आप जब जेनेटिक टेस्ट करेंगे, जेनेटिक सिमिलरिटी को चेक करेंगे तो 100% जेनेटिक सिमिलरिटी देखने को मिले। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पर फिर भी क्लोज रिलेशनशिप अगर है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डीएनए का अगर मैच कर रहा है रेसिपिएंट और डोनर का, तो डॉक्टर वहां पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन ले लेते हैं। तब इस कंडीशन में भी रेसिपिएंट की बॉडी में थोड़ा बहुत ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, थोड़ा बहुत उसका इम्यून सिस्टम जो है वो किडनी को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। पर वहां पर अच्छी बात यह है कि आज के समय में ऐसे बहुत सारे, जैसे लिखा हुआ है ना मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर, तो आज के समय में ऐसे बहुत सारे ड्रग्स इन्वेंटेड हो चुके हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हैं, और डॉक्टर्स पेशेंट को वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे देते हैं ताकि कुछ समय के लिए उस पेशेंट की बॉडी में उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो सके और वो उस डोनर की किडनी के अगेंस्ट रिजेक्शन या इम्यूनिटी को डेवलप ना कर सके। तो ये चीज भी आप, चलिए तो अब हम अगली डिसीज के बारे में बात करेंगे। तो अगली हमारी बीमारी है रीनल कैल्क्यूलाई। रीनल कैल्क्यूलाई को हम बहुत कॉमनली स्टोन कह सकते हैं, हिंदी में हम इसको पथरी कह सकते हैं। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, आपके आसपास, आपके पहचान में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा होगा जो किसी लाइफ स्टेज में इस बीमारी से होकर ज़रूर गुजरा होगा। रीनल कैल्क्यूलाई में बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि इसमें हमारी किडनी में साल्ट एंड मिनरल्स का इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन मास डिपॉजिट हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं रीनल कैल्क्यूलाई का बेसिक कंसेप्ट है, इसमें एक स्टोन या इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट, बेसिकली कैल्शियम अगर आप ज़्यादा मात्रा में अपनी बॉडी में लेते हैं, हम लोग कई बार ऐसे पानी को ज़्यादा पीते हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, या आप एडिशनली कैल्शियम की गोलियां या टैबलेट्स खाते हैं, तब जबकि आपकी बॉडी को आप ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में ये देखा गया है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस कैल्शियम हम लेते हैं या एक्सेस हम मिनरल्स या साल्ट को लेते हैं, तो कई बार पानी कम पीने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ये मिनरल साल्ट जो है वो एक इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइज्ड मास के फॉर्म में आपकी किडनी में डिपॉजिट हो जाएं या कहीं पर इकट्ठे हो जाएं। आप देख सकते हैं कि इन स्टोन को हम ऑक्सलेट्स कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत कॉमन है। मैं आपको बता दूं रीनल कैल्क्यूलाई डिसीज में कैल्शियम ऑक्सलेट बनना बहुत कॉमन सी चीज है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सलेट या स्टोन आपकी किडनी में कहां पर डिपॉजिट हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी पेशेंट में उसके अपर यूरेटर में इनका डिपोजिशन हो जाए, तो आप उसे अपर यूरेटर स्टोन कह सकते हैं। या हो सकता है कि जो रीनल पेल्विस वाला पोर्शन होता है, वहां पर जो फनल शेप्ड पोर्शन होता है ना रीनल पेल्विस, वहां पर ये ऑक्सलेट या स्टोन डिपॉजिटेड हो जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे, रीनल पेल्विक स्टोन। और अगर इसका डिपोजिशन जो है वो रीनल पेल्विस के प्रोजेक्शन, जिसको आप कैलिक्स कहते हैं, वहां पर हो जाता है, तो आप इसे कैलिक्सियल स्टोन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से रीनल कैल्क्यूलाई का बेसिकली कंसेप्ट होता है कि इसमें आपकी किडनी में मिनरल्स या साल्ट जो है उनका क्रिस्टलाइन इनसॉल्युबल मास डिपॉजिट होता है, जिसको आप ऑक्सलेट कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी किडनी फंक्शनिंग तो अफेक्टेड होती है, साथ में आपको पेनफुल यूरिनेशन से भी गुजरना होता है। अगली डिसीज हम बात करेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है, पर इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब जब भी आइटिस आ जाए, देखिए यहां पर क्या आ रहा है, इस डिसीज के नाम में जो सफिक्स आ रहा है वो आइटिस आ रहा है, और आइटिस का मतलब हम सभी जानते हैं इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकाइटिस नाम सुना होगा आपने। जब भी किसी भी नाम में आइटिस आ जाए, आर्थराइटिस, तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होगा बेसिकली क्या कि हमारी किडनी में जो ग्लोमेरुलाई है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, जिस वजह से आपकी किडनी फंक्शनिंग GFR अफेक्टेड हो सकता है। अल्टीमेटली इसके पीछे का कॉज क्या होगा, तो यह मैं आपको बता देता हूं। किसी रीनल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या किसी भी
प्रकार से अगर आपकी किडनी में कोई डैमेज कॉज हो रहा है तो ये देखा जाता है कि ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन आ जाए जिससे आपकी किडनी फंक्शनिंग अफेक्टेड हो, और उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि इसमें हमारी किडनी के ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाती है जिससे किडनी फंक्शनिंग अफेक्टेड होती है। अगली डिसीज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, हालांकि एनसीईआरटी में ये बीमारी नहीं दी गई है जितना मुझे पता है, पर आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इस डिसीज को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। और हम में से ज्यादातर लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि ये तो डायबिटीज है, डायबिटीज मतलब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना, डायबिटीज कहलाता है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो डायबिटीज मेलिटस नहीं है। डायबिटीज मेलिटस अलग चीज है, डायबिटीज इंसिपिडस अलग चीज है। आप लोग क्या गलती करते हैं कि जनरली अगर किसी को शुगर की बीमारी होती है यानी कि उसकी ब्लड शुगर लेवल अगर हाई रहने वाली बीमारी होती है तो आप उसको डायबिटीज कह देते हैं, पर लिटरली वो बीमारी का पूरा नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। और यहां पर जिस डिसीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। और ये डिसीज कॉज होती है एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर आपकी बॉडी में एक हार्मोन नहीं बन पा रहा है जिसको हम कहते हैं एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसकी कमी से ये बीमारी इंसानों में हो सकती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडीएच हमारी बॉडी में क्या करता है। एडीएच हमारी किडनी रेगुलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है और आपने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग में ये पढ़ा हुआ है कि एडीएच हमारी बॉडी में कहां से सीक्रेट होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होता है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है एडीएच। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से अवॉइड करता है। यानी कि जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है तब उस कंडीशन में आपकी बॉडी में एडीएच का सीक्रेशन होता है और ये एडीएच आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन को अवॉइड करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उसको वो बढ़ा देता है अप टू नॉर्मल, इतना बढ़ा देगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रिटर्न हो सके, नॉर्मल रिटर्न हो सके। तो एडीएच ये काम कैसे करता है ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये हार्मोन जो है वो हमारी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है। कहां पर एक्ट करता है एडीएच? डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये कहां पर एक्ट करता है? कलेक्टिंग डक्ट पर। और यहां पर ये एक्ट इस तरीके से करता है कि यहां पर ये एक्वापोरिन या वाटर चैनल को ओपन कर देता है जिससे कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से ज्यादा अमाउंट वाटर का रीअब्सॉर्ब होकर कहां जाता है? ब्लड में। और इससे ब्लड अपने वॉल्यूम को और प्रेशर को क्या कर सकता है? मेंटेन कर सकता है। आपको बता दूं अगर एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से हमें डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है तो हमें क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखे जाएंगे। अगर किसी पेशेंट में एडीएच हार्मोन नहीं बन पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डायूरेसिस को प्रमोट करेगा, यानी कि वो एक्सेसिव यूरिनेशन करेगा। एक्सेसिव यूरिनेशन मतलब ज्यादा वॉल्यूम ऑफ यूरिन या ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरिन को वो अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करेगा। उसकी बॉडी में वाटर की, पानी की कमी बनी रहेगी तब जबकि वो पानी को पीता रहेगा फिर भी उसकी बॉडी में वाटर की कमी बनी रहेगी क्योंकि उसकी बॉडी, उसकी किडनी वाटर को रिटर्न करने में कैपेबल नहीं होगी और वो अपने आप को प्यासा फील करेगा। हमेशा उसको ऐसा लगता रहेगा जैसे उसको बहुत सारी प्यास लग रही है क्योंकि वो अपनी बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस कर रहा है और ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरिन को एक्सक्रीट कर रहा है। तो ये बेसिकली सिम्टम होते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम लोग एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं। तो आप में से कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि इसको एंटी डायबिटिक क्यों कहा गया और इस बीमारी में डायबिटीज वर्ड यूज क्यों किया गया। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देखिए, एंटी डायबिटिक हार्मोन इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी कमी से एक बीमारी हो रही है जिसको आपने नाम दिया हुआ है डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर? और डायबिटीज का सिंपल मीनिंग होता है ओवरफ्लो। डायबिटीज को हमेशा ब्लड शुगर से मत जोड़ा कीजिए। डायबिटीज का सिंपल शाब्दिक अर्थ होता है ओवरफ्लो। और इंसिपिडस का मतलब यहां पर है टेस्टलेस, यानी कि इसका मतलब हुआ डाइल्यूटेड यूरिन। तो डायबिटीज इंसिपिडस का जो पेशेंट होगा उसमें बेसिकली ओवरफ्लो यानी कि एक्सेसिव यूरिनेशन देखा जाएगा, एज वेल एज उसकी जो यूरिन होगी उसमें यूरिया या वेस्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो नॉन एसेंशियल आयंस जो है उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। उसकी यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होगी क्योंकि वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को यूरिन के साथ एक्सक्रीट करेगा। तो
इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, यानी कि उसकी यूरिन में कोई स्वाद नहीं आएगा। यहां पर देखो स्वाद हमें चखना भी नहीं है, लेकिन यूरिन में एक टेस्ट जो होता है वो उसमें प्रेजेंट यूरिया की और नॉन एसेंशियल आयंस की वजह से होता है। लेकिन ऐसा पेशेंट जो डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट होगा, मरीज होगा, उसकी यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होगी, टेस्टलेस होगी, तो इसलिए इस बीमारी को नाम दिया गया डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर। अब डायबिटीज मेलिटस जो है वो एक्चुअली में ब्लड शुगर के बढ़ने वाली कंडीशन है, जिसको हम बहुत कॉमनली केवल डायबिटीज बोल देते हैं, तो ये गलत है। वैसे आप अपनी लाइफ में अगर डायबिटीज शब्द अकेला यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग हम यही मानकर चलते हैं कि वो पेशेंट जो है उसके ब्लड में शुगर लेवल हाई है, यानी उसको शुगर की बीमारी है। और अगर मैं बोलूं सही मायने में तो वो नाम आपको लेना चाहिए डायबिटीज मेलिटस। लेकिन क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन है और डायबिटीज इंसिपिडस बहुत ज्यादा रेयर है, आप देखेंगे कि हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज है इंडिया में। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 1 लाख लोगों में आपको एक इंसान में क्या देखने को मिलेगी, डायबिटीज इंसिपिडस। इसलिए हम लोग डायबिटीज मेलिटस को बहुत कॉमनली केवल क्या बोल देते हैं, डायबिटीज, जिसमें डायबिटीज का मतलब क्या होगा, ओवरफ्लो, और मेलिटस का मतलब मेल, यानी कि MEL से ड्राइव्ड हुआ है मेलिटस, जिसका मतलब होता है हनी या शुगर। तो डायबिटीज मेलिटस का मतलब होगा ओवर अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड। क्लियर। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि डायबिटीज इंसिपिडस अलग चीज है और डायबिटीज मेलिटस अलग चीज है। डायबिटीज इंसिपिडस में बेसिकली पेशेंट की बॉडी में ADH हार्मोन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट की यूरिन में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बाहर एक्सक्रीट होगा, हमें वाटर लॉस ज़्यादा करना पड़ेगा, पेशेंट की बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और वो अपने आप को प्यासा फील करेगा। और डायबिटीज़ मेलिटस में बेसिकली ब्लड शुगर हमारी ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, जिसका कारण होगा इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन है जो ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है। तो आई होप कि आप पूरा कंसेप्ट समझ चुके होंगे। आज के इस लेक्चर में आपको इतना ही बताना था, तो आप यूरेमिया के बारे में जो मैंने बताया हमेशा याद रखिए, रीनल कैल्क्यूलाई के बारे में जो आपको बताया वो भी आपको याद रखना है, आपको रीनल फेलियर के बारे में भी जो बताया वो याद रखना। उसके अलावा हमने जो डिसीजेस और पढ़ी जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस, ये सभी वो डिसीजेज हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इनको कितना पढ़ना चाहिए, तो जितना मैंने आपको एटलीस्ट बताया है उतना आपको इनके बारे में याद रखना है। आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, आगे मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।